नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के साथ ही सियासत गर्म हो गई है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए एमपी आए ओवैसी ने अब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उधर कांग्रेस के खात्मे की तमन्ना जाहिर भी की। बीजेपी ने ओवैसी को कांग्रेस की बी टीम करार दिया है। इस सबके बीच राजस्थान के उदयपुर कांड को लेकर भी माहौल गर्म है, जहां बीजेपी ने ओवैसी के साथ ही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का सीधा आरोप लगा दिया। कुल मिलाकर के अब एमपी की सियासत में मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण की सियासत खुलकर होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो क्या अब मध्य प्रदेश में विकास नहीं, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम और मजहब की बात होगी? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि क्या कहा है ओवैसी ने विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर, और बीजेपी और कांग्रेस ने किस तरह से दी है इस पर प्रतिक्रिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात का। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा काम कोशिश करना है। मेरी जिंदगी जो है ना अब तक की, वो मेरी नाकामियों पर खड़ी हुई है। तो मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम जद्दोजहद करना है, मेरा काम मेहनत करना है, और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यकीनन हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उनका संवैधानिक अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए आए, विधानसभा में आएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए आएंगे, और लोकसभा के लिए आएंगे तो भी भाजपा की मदद के लिए आएंगे। हमारा कंसेप्ट और हिंदुस्तान के मुस्लिमों का कंसेप्ट उनको लेकर क्लियर है। इस प्रकार के राजनीतिक आचरण, व्यवहार और कृत्य कांग्रेस पार्टी के हैं, जिस प्रकार की घटिया प्रशासनिक क्षमता कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारों के पास बची, हमारे सामने राजस्थान का ताजा उदाहरण है। वहाँ की स्थिति को देखते हुए, कांग्रेस के 2014 से लेकर अब तक प्रदर्शन को देखते हुए ओवैसी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। लोकतंत्र में सबको इस बात का अधिकार है कि वो जनता के सामने अपनी धारा, विचारधारा, नीति, नेता, नियत सबको लेकर जाए, और जनता तय करेगी। तो जो भी मध्य प्रदेश की भूमि पर, राजनीतिक भूमि पर आना चाहता है, लोकतंत्र के यज्ञ में आना चाहता है, उनका स्वागत है। और आइए अब सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं ओवैसी और बीजेपी उदयपुर मामले को लेकर के। दोनों क्या बयान दे रहे हैं, यह सुनना भी जरूरी है। हमने उसका कंडेम किया है। उदयपुर में जो हत्या हुई है वो कंडेमनेबल है। किसी भी सोसाइटी में, हमारे देश में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, ना वायलेंस को लेकर इस तरह का काम कर सकता है। हम उसकी कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं, उस वाक़े को, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा, हम उसका भी कंडेम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों चाहते हैं हिंदू पिटे, हिंदू मरे, हिंदुओं के मंदिर टूटे, हिंदुओं की हत्या हो, उनकी राजनीति चलती रहे, हिंदुओं पर दहशत हो और मुसलमानों की गुंडागिर्दी हो। इसलिए निंदा सवाल नहीं है, सवाल है हत्या हुई क्यों, इसलिए इसका जवाब दो। तो मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री किसके लिए है खतरे की घंटी? जी हां, ये बड़े सवाल हैं। और क्या मध्य प्रदेश में अब जो दूसरे राज्यों में जिस तरह से पॉलिटिक्स होती है कास्ट के आगे चलकर रिलीजन बेस्ड, वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत होने जा रही है? सवाल देखिए हमारे क्या है। उदयपुर कांड के बीच ओवैसी की दस्तक, एमपी में तेज हुई सियासी कसरत। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री, किसके लिए ओवैसी बनेंगे खतरे की घंटी? बीजेपी कांग्रेस में से किसकी बी टीम है ओवैसी? क्या धर्म के नाम पर खराब होगा माहौल सियासी? एमपी की सियासत में अब चलेगी ध्रुवीकरण की रेल। बीजेपी कांग्रेस से ओबीसी बिगाड़ेंगे किसका खेल? यह सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि इसमें किसको नुकसान होगा, किसको नफा होगा, किसकी बी टीम है ओवैसी की पार्टी? इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं अपने मेहमानों का पैनल का। हमारे गेस्ट पैनल में बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू जी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश यादव जी हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमने AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान जी को, वरिष्ठ नेता, उन्हें को आमंत्रित किया है। मोहम्मद फरहान साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं योगेश यादव जी आपके पास और आपसे जानना चाहता हूं, स्वाभाविक तौर पर लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा अगर AIMIM आकर के चुनाव लड़ती है, क्योंकि जो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उसमें सेंध लगेगी और जिस तरह दूसरी जगह नुकसान पहुंचाया है मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो एक उसका जो एजेंडा है उसका सार्वभौमिक एजेंडा नहीं है, उसका पर्टिकुलर एक जाति विशेष का एजेंडा लेकर वो कार्य कर। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो कांग्रेस का नाम ले रहे थे इस समय, सिर्फ उनका कांग्रेस टारगेट क्या है? कांग्रेस तो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस का वो स्वरूप है जो भारत माता का स्वरूप है। एक तरफ भाषण में वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपने भाषण में सांप्रदायिकता का तुल देते हैं। ये जो जिसको बोलते हैं ना कि दिखाना और दिखावट और अंतर के अंतस में क्या समाया हुआ है। मेरी व्याख्या शायद पंडित सुरेश शर्मा जी अच्छे तरीके से कर देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता शांतिप्रिय जनता है, धर्मनिरपेक्ष जनता है, उसका अपना एक सोच है, उसकी एक विचारधारा, एक परिपक्व क्षेत्र है। ओबीसी जैसे जो घृणास्पद राजनीति करते हैं, जो राजनीति के नाम पर एक व्यवसाय करते हैं, उनको मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं मिलेगा। और निश्चित ही वो कांग्रेस को टारगेट बनाना चाहते हैं। लेकिन आज कांग्रेस के प्रति जिस तरीके से जनाधार उमड़ रहा है, पंचायत चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में प्रथम दौर के अंदर जो कांग्रेस को सफलताएं प्राप्त हुई है, वो इस बात का संकेत है कि 2023 में हम 150 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे। और जिस तरीके से ये प्रयोगात्मक, जिसको मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया, ओवैसी साहब की सभा को भोपाल में कर दिया, तो मध्य प्रदेश का चाहे अल्पसंख्यक हो, वो बुद्धिजीवी है, समझता है कि हमें मोहरे की चाल बनाकर, हमें वोट बैंक का पैकेज बनाकर इस्तेमाल करने की एक षड्यंत्र है। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे इस तरीके के कोई प्रलोभन में आने वाला नहीं है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है। ठीक है सर। हमारे मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान का मैटर हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, पुरजोर विरोध करते हैं। हमने हत्या का विरोध किया है, हमने घृणा का विरोध किया है। और हम हमारा राजस्थान में जिस तरीके से कानून ने अपने कार्य को किया, SIT कायम की है, ठीक सर, गुंडों को पकड़ा है। उदयपुर वाले मसले पर भी आएंगे सर। ठीक है योगेश जी। गोविंद मालू जी, आप बताइए सर, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी टीम है। आखिर बी टीम है किसकी, ओवैसी, और किसको सियासी फायदा? ये तो सब जानते हैं कि जहां जहां ओवैसी गए हैं वहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है, और कांग्रेस को नुकसान यानी बीजेपी को फायदा। तो आप लोगों के लिए तो सुखद समाचार है कि ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, हम किसी भी सांप्रदायिकता का कोई समर्थन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के संविधान में भरोसा करती है, सर्वधर्म समभाव में भरोसा करती है, सर्वपंथ समभाव में भरोसा करती है। ओवैसी किसकी टीम है, किसकी है, वो कांग्रेस जाने। मुझे समझ में आता कांग्रेस की ये ड्यूअल पॉलिसी कैसी, कभी कहती है भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, मुस्लिम विरोधी, कभी कहती है मुस्लिमों के साथ है, अभी कह रही है मुस्लिमों की पार्टी जो केवल एक जाति विशेष के लिए, वो एक नई मुस्लिम लीग है देश में जो विभाजन के बीज बो रही। AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो केवल मुस्लिमों के लिए काम करती है और उनमें अपना पैठ बनाकर देश में एक विभाजन की बात कर रही है। हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये खतरा उनको है, हमें कुछ नहीं खतरा है। हमें तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब वोट देते जो इस भारत के प्रति, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता और सॉवरेनिटी के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, इस भारत भूमि की सांस्कृतिक जो स्वरूप है उसके प्रति जो आस्था रखते हैं। लेकिन ये हमेशा सब उन्हीं राज्यों में होती है। सब घटनाएं, उदयपुर की जो घटना हुई, उसके पहले अलवर में घटना हुई, उसके पहले भी कई सारी सांप्रदायिक घटनाएं और इस तरह की मारपीट की। एक मौलवी ने भी वहां मतांतरण के लिए किस तरह से बंधक बना के रखा, उस बिंदु पर भी आऊंगा। ठीक है। और राजस्थान में जिस ढंग की घटना हुई, इसकी हम कड़ी निंदा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर
अगर हिंदुस्तान का हिंदू भी अगर मुस्लिम तरीका हो जाता तो क्या स्थिति होती देश में, ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। दंडित कर दिया सरकार ने, पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद आप हिंसा फैला रहे हैं, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, मैं आऊंगा उदयपुर वाली घटना पर भी आऊंगा मालू जी, हम कहते हैं बिल्कुल आऊंगा उदयपुर वाली घटना पर आगे हम सवाल लेंगे। मोहम्मद फरहान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता AIM के। फरहान साहब, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जाकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि जिसका विरोध ओवैसी साहब करते हैं बीजेपी का, ये उसके फायदे में जा रही हैं ये सब चीजें? और जिस तरह से बार बार पार्टियां गिनाती हैं कि आप सिर्फ एक वर्ग विशेष की पार्टी हैं, और ये आप खुद अपने पार्टी के नाम में इस चीज को स्पेसिफाई करते हैं, और जब आप बात करते हैं तो फिर आप पूरे देश की दुहाई देते हैं, पूरे समाज की दुहाई देते हैं, तो जिस पार्टी का नाम ही एक वर्ग विशेष के लिए हो, वो क्या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना उसका कैसे मुमकिन होगा, बताइए सर। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि आज MIM राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने जा रही है। हम थोड़ी सी दूर पर हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने पर जी। हमारा विस्तार गुजरात में है, हमारा विस्तार उत्तर प्रदेश में है, हमारा विस्तार बिहार में है, और तमाम अन्य स्टेटों में है। और दूसरी चीज, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खाली तेलंगाना के नेता नहीं हैं, या आज वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते हैं, और साथ ही साथ जब वो बोलते हैं तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुना जाता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट हथियाने के लिए, जो भी पार्टियां सेकुलर बनती थी ये सब बेनकाब हो चुकी हैं, और इनके चेहरे पर साफ डर दिख रहा है कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, ये मुसलमानों का वोट लेंगे। मुसलमानों के साथ साथ हमारे साथ दलित भाई भी हैं बड़ी मजबूती के साथ, और हम जहां लड़ेंगे बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी हम एक शुरुआत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। इनको इतना डर क्यों लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को, और क्यों बीजेपी का डर दिखा रहे हैं? ये डर दिखा कर आज तक का, आप ये बताइए, इनसे पूछ लीजिए कि ओवैसी साहब नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में क्या एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है? ओवैसी साहब नहीं आएंगे, आप बताइए, कि जवाब दे सकते हैं इस बात का? नहीं, मोहम्मद फरहान साहब नहीं होगा। मोहम्मद फरहान साहब, मेरा सवाल वहीं शुरू हो गया आपके उस जवाब से। आप कह रहे हैं दलित हमारे साथ आएंगे, लेकिन आप CM मुसलमान को बनाना चाहते हैं, तो ये जो विभाजनकारी सियासत है जिसके आधार पर विभाजन, ये कहा जाता है कि विभाजनकारी सियासत के आधार पर ही जन्म लिया है AIM ने, ये आरोप लगते हैं। नहीं, आरोप चाहे जो भी लगे, आरोप मिथ्या हैं, सारे आरोप मिथ्या हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के। हमें संविधान ने अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM पार्टी को पूरे देश में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में MIM पार्टी एक मजबूत जमात के रूप में होगी। ठीक, मैं आता हूं सुरेश शर्मा जी के पास। सुरेश शर्मा जी, मेरा पहला सवाल बस इतना है कि ओवैसी की पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में किसके लिए खतरे की घंटी? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे लेता हूं कि क्या पोलराइजेशन जिसके आरोप लग रहे थे कि कट्टर हिंदुत्व की तरफ बीजेपी लेकर जा रही है, उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद से जो माहौल बना था भगवा वाला, अब मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री होती है, तो यह माना जाए कि ध्रुवीकरण के आधार पर ही अब अगले चुनाव पूरी तरह से सियासत इस पर बेस्ड होने जा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण तो 2014 के समय ही प्रारंभ हो गया था, और उस समय ओबीसी साहब नहीं थे, क्योंकि जो परिस्थितियां राजनीति की बन गई थी और जिसमें ये कहा जाने लग गया था कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार हम नहीं बनने देंगे, उसके बाद से देश के बहुसंख्यक मतदाता के जहन में ये बात आई कि यदि हमारी सरकार ही नहीं बनने दी जाएगी तो हमारे बारे में, हमारी नीतियों के बारे में, हमारे विचार के बारे में कौन बोलेगा। इसलिए जिसको हिंदू समाज कहा जा सकता है या बहुसंख्यक समाज कहा जा सकता है, उसने 2014 में बाहर निकल करके मतदान किया। आप इस बात को भी जानते हैं अभिलाष जी कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बरसों बरस से एक होकर के वोट देता है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव देख लीजिए जी। जब इनके लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए इकट्ठे होकर के वोट देना हानिकारक लोकतंत्र के लिए नहीं है, तो हिंदू समाज के लिए इकट्ठा होकर वोट देना हानिकारक नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ओवैसी साहब का जब मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के रूप में वो जाते हैं जिसके नाम में मुसलमान लिखा हुआ है, और ये उस जमाने में रजिस्टर्ड हो गई होगी ये राजनीतिक पार्टी। आज की तारीख में इस प्रकार के नाम राजनीतिक पार्टी के नहीं मिलते जो सांप्रदायिक विशेष के लिए
राजनीतिक रूप से काम करें, क्योंकि लोकतंत्र में आपको सभी पार्टियों, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी समुदायों का समावेश करना होता है। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को इस रूप में कहती है। तो यहाँ ये जो है एक निश्चित रूप से संदेहात्मक बात है कि आप एक वर्ग विशेष के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए लोकतंत्र की दुहाई नहीं दे सकते। अगली बात मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस की बौखलाहट है। क्यों बौखलाहट है कांग्रेस की? क्योंकि यदि विधानसभा चुनाव को उस ऑडियो वीडियो की हम बात करें जिसमें कमलनाथ जी मुस्लिम समाज को वोट देने का आग्रह कर रहे हैं कि भाई आपको तो इकट्ठे होकर के कांग्रेस के फेवर में वोट देना ही है, तो ये जो दावा था, इस दावे को ओवैसी साहब की चुनौती होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वो मुस्लिम कार्यकर्ताओं के लिए या लोगों के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। भाजपा का फायदा और नुकसान से तात्पर्य आज नहीं है, वो 2014 से तय हो गया है। देश की राजनीति का एक ऐसा समीकरण तय हो गया है जिसने ये बता दिया है कि यदि इकट्ठे होकर के वोट दिए जाएंगे तो इकट्ठे होकर के प्रतिवाद में भी वोट दिए जाएंगे या अपने भविष्य के को ध्यान में रख करके भी वोट दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा राजनीतिक समीकरण है जो आने वाले लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है गोविंद मालू जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोग बार बार हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद निकल करके हम देख रहे हैं हार्ड हिंदुत्व की बात बीजेपी करने लगी है, भगवा की बात करने लगी है, जगह जगह धार्मिक आयोजन अब बीजेपी कराती है। महाशिवरात्रि होती है तो बीजेपी कराती है महाशिवरात्रि का आयोजन, सीएम जाते हैं। रामनवमी आती है तो सीएम जाते हैं। अब जो कट्टर हिंदुत्व वाली जो छवि थी बीजेपी, राम मंदिर निर्माण, उत्तर प्रदेश इलेक्शन और तमाम सियासी समीकरण बदलने के बाद आप लोग निखार रहे हैं। और ऐसे में एआईएमआईएम की एंट्री अगर होती है मध्य प्रदेश में, तो क्या फिर जिस मसले के लिए सियासत लोकतंत्र बना था, विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आपको लगता नहीं ये पीछे छूट जाएंगे? फिर केवल बीजेपी, कांग्रेस और तमाम लोग फिर धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगेंगे और यही मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे? अभिलाष जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि हिंदू कभी कट्टर नहीं होता। हिंदू एक विचार है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म यदि भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा, सऊदी अरबिया में होगा, या कुवैत में होगा, या और कहीं होगा? देखिए, भारत देश का जो आम नागरिक है, जो बहुसंख्यक जिनको कहा जाता है, वो व्यापक विचार में विश्वास रखता है। एक नुपुर शर्मा ने या किसी ने कुछ कहा, उस पर कितना बड़ा हंगामा और उनको निकाल दिया, हम उससे कभी भी वास्ता नहीं रखते ऐसी घटनाओं से। लेकिन एफएम हुसैन को, जिसने हमारे देवी देवताओं के, भारत के जो हमारे पूर्वज हैं, उनके अश्लील चित्र बनाए और कुवैत उनको शरण देता है। यानी हमने यहाँ हिंसा फैलाते तो क्या हालत होती है? तो देखिए, भारत का जो बहुसंख्यक समुदाय वो सबको साथ में लेकर सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। जब वो आरती होती तो उसके बाद विश्व का कल्याण हो, यही बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो ये हमारी मूल संस्कृति है और ये इतने हजारों साल पुरानी। उसके बाद आया इस्लाम, उसके बाद आया क्रिश्चियनिटी, उसके बाद कई सारे धर्म पंथ आए। लेकिन भारत की जो सनातन धर्म मानने वाले के लिए अपना धर्म सबसे अच्छा है, पुरानी, इसलिए हम कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकते। और हमारे किसी की भी एंट्री से भारत के इस अखंड भारत को, जी, सियासत में धर्म की इस कदर पैठ हो जाएगी कि अभिलाष जी, सियासत में धर्म की इस कदर पैठ होगी कि ओवैसी साहब आकर कहेंगे कि सारे मुस्लिम, देखिए, अधर्म की पैठ नहीं होना चाहिए सियासत में जी। धर्म की पैठ की तो मैं पुरजोर वकालत करता हूं, अधर्म की पैठ नहीं होना चाहिए। अधर्म की क्या जरूरत है सियासत में? सियासत यदि धार्मिक ढंग से धर्म के आधार पर चलेगी तो अपना कर्तव्य निर्वहन करेगी। और ये सनातन धर्म, इस सनातन धर्म, इस भारत भूमि की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करेगी और करती रहेगी। मेरे धर्म को प्रमुखता दीजिए। मैं आता हूं योगेश यादव जी के पास। योगेश यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस ने बड़ा स्टेक खेला जिसकी बड़ा खामियाजा पिछले एक दशक से ज्यादा करीब वक्त हो गया, जब बहुसंख्यक वोट बैंक कांग्रेस से छिटक कर चला गया। उसके बाद बहुत बार हमने देखा, उसके बाद सनातन धर्म के प्रति उनकी वितृष्णा नहीं चलेगी देश में। ठीक है गोविंद जी, मैं योगेश जी से सवाल ले रहा हूं। योगेश जी, उसके बाद कई बार रिवाइवल की कोशिश हुई, राहुल गांधी मंदिर मठों में गए, हमने देखा प्रियंका गांधी जी को पूजा करते हुए। कांग्रेस में हमने देखा कि कई नेता जो मंदिरों में नजर नहीं आते थे, धार्मिक आयोजनों में, वो भी दिखने लगे। अब बहुत बड़ा स्टेक आपने मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लेकर रखा था, सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि छिटके ना।
अब ओवैसी की पार्टी के एंट्री से आपको लगता नहीं कि एक तरफ तो बीजेपी के साथ चला जाएगा हिंदू बड़ा हिंदू वर्ग, और दूसरी तरफ मुस्लिम बड़ा वर्ग जो है वो ओबीसी के साथ चला जाएगा, तो कांग्रेस के पास फिर बचेगा क्या सर? देखिए अभिलाष जी, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि कांग्रेस ने हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसी भी जाति या किसी भी विशेष धर्म को विशेष उसकी स्वतंत्रता का भी हनन नहीं किया, या दूसरे धर्म के प्रति कभी वैमनस्यता नहीं घोली। जैसे कि अभी मालू जी बड़े बड़े बातें कह रहे हैं, यदि सनातन धर्म के हम प्रतिनिधि हैं तो हमें गौरव इस बात का, पूजा पाठ करते हैं, हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं, लेकिन यदि कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है या गुरुद्वारे में जाकर अरदास करता है या चर्च में जाकर प्रार्थनाएं करता है, तो ये भी गौरवशाली बातें हो। यही भारत माता का रूप, भारत माता के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने इस स्वतंत्रता को हमेशा जिसको बोलते हैं वेटेज दिया है, जिसको मान दिया है। लेकिन हमारा आधार की धार्मिक नहीं रहा। जैसे गोविंद मालू जी आ गए और सनातन धर्म की परिभाषा देके राम राम जपना और पराया वोट अपना, और जैसे अभी ये नए आ गए हैं ओवैसी जी तो एक धर्म विशेष की राजनीति खेलने लग गए। तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो क्या देश में इस्लामियत या क्रिश्चियनिटी चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप सुनिए जरा, गोविंद जी सुनिए, बेचैन मत हो जाया करें। इस्लामियत चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी चाहते हैं कि भारतीयता चाहते हैं? चाहता हूं कि आज मुझे देखिए, विचलित का सवाल नहीं है। अगर भारत का नागरिक अगर वैसा नहीं होता, हमारी सनातन धर्म होती, तो लाशें वहां से कटकर हम उनको दे देते, हमारे यहाँ से लाशें जाती। जो आपने विभाजन के बीज बोए हैं वो आज ठीक है, ठीक है, ना विभाजन पे बहुत पीछे चले जाएंगे सर। एकमात्र कोई दोषी है तो कांग्रेस है और कांग्रेस। एक बार पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यादव वेस्ट बंगाल को देख लो, केरल को देख लो, आसाम को देखो, ये पूरे देश को जलाया आपने। ठीक है मालू जी, ठीक है, रहिए, आप अपनी बात कह यादव जी प्लीज बोलिए। मुझे मालूम है कि आप लोग भगवान राम को सड़क की सामग्री समझते हैं। उदयपुर की घटना पर क्यों नहीं आते? पूरे देश में आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके लिए पोस्टर की सामग्री है, ये बात सुन लीजिए। ठीक है, दूसरी बात मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूँ कि आज अल्पसंख्यक याद आ रहा है, दलित याद आ रहा है, दलित के लिए आपके लिए होंगे कोई सामग्री? किसी ने ये पूछ लीजिए। दूसरी बात मेरे भाई, दलित वर्ग विभाजन, जाति संघर्ष, ये केवल कांग्रेस की देन है। ठीक है, सत्ता पिपासु अरे हमने तो फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पर राष्ट्रपति बनाया है देश में। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने। इतिहास में बहुत कुछ किया गया है। मैं मोहम्मद फरहान साहब के पास भेद नहीं करती। ठीक है सर, मैं मोहम्मद फरहान साहब के पास आता हूँ। का भेद नहीं करती। ठीक है यादव जी, मालू जी मैं फरहान साहब के पास जा रहा हूँ। यादव जी, मालू जी फरहान साहब के पास जा रहा हूँ। फरहान साहब मुझे ये बताइए, ओवैसी जी आपकी पार्टी तमाम हम देखते हैं कि जब भी बात करती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष के कल्याण की उनके लिए बात करती है, और आप मध्य प्रदेश या किसी ऐसे स्टेट में आते हैं जहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो मजहब के आधार पर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में हम बात करें या कई जगह पर, वहां पर वोट बैंक जो है वो जाति आधार पर और होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि बड़ी चुनौती नहीं है? क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि जातियों के आधार पर भी लिमिटेड पॉलिटिक्स होती है और मजहब के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको कितना बड़ा चैलेंज लगता है मध्य प्रदेश? देखिए, एक चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस समाज के बारे में आप बात कर रहे हैं, आज वो समाज शोषित और वंचित है। वो समाज आज दलित से भी नीचे जा चुका है। उसका इतना ज्यादा हर सरकारों ने शोषण किया है और उसे लोभ प्रलोभन का वादा करके उसे कुछ दिया नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार रही हो, या चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या चाहे जिस राज्य में सरकार रही हो, सिर्फ मुसलमानों का शोषण करने का काम किया है। मुसलमानों को सिर्फ चारा समझते हैं, वोट बैंक मात्र समझते हैं। इनसे वोट लेते हैं, फिर अगले 5 साल तक सरकार में इनसे किसी तरीके की इनको हेल्प नहीं देते या किसी तरीके की इनकी सुविधा नहीं देते हैं। तो दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जाहिर सी बात है ओवैसी साहब का कद बहुत बड़ा है और पार्टी का आज जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए घबराहट है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि हाँ, हमने शोषण तो किया है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का शोषण किया है, और जब अल्पसंख्यक मुसलमान बहुत तेजी से ओवैसी साहब के साथ जाएगा तो दलित भी साथ में उनके साथ चला जाएगा। तो इसीलिए वो डर रहे हैं। फरहान साहब, दलित कैसे जाएगा? फरहान साहब मुझे बताइए दलित कैसे जाएगा? आपकी पार्टी के नाम में, आपकी पार्टी के नाम में दलितों की जगह नहीं है। आपके सीएम पद की मांग में दलितों के लिए आप आवाज नहीं उठा रहे हैं और आप चाह रहे हैं बस वोट बैंक बन जाए हमारा। बात हम जब भी करते हैं आप लोग मुसलमानों के लिए करते हैं
और वोट बैंक आपको चाहिए दलितों का, ये कैसे करेंगे सर? अच्छा, आप ये कभी कहते हैं अभिलाष जी कि शिवसेना, महाराष्ट्र में एक पार्टी है जिसकी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उसका नाम है शिवसेना। शिव किसका नाम है? भगवान शंकर का नाम है ना। शिव व्यक्ति विशेष का भी नाम होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो वो पार्टी का नेम हो गया ना, वो पार्टी का नेम है। ठीक है, उस पार्टी में लोग हैं कि नहीं है? ठीक है, हर जात हर समुदाय के लोगों ने देखकर उसको सरकार में लाया है ना। दूसरी चीज, ये बात आपने जो कही कि दलित आपके कैसे साथ जाएगा, जय मीम जय भीम का नारा देने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शोषित और वंचित और दलितों की मजबूत आवाज बनकर पार्लियामेंट में खड़े रहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रोड पर लड़ते हैं दलितों के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दूसरी चीज, और ये भी बात बता दें कि जब हमें जनाधार मिलेगा तो हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि दलित को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे। ठीक है। अच्छा फरहान साहब, आपको जानकारी रहती है, फरहान साहब 1 मिनट, बस समय कम है। फरहान साहब, आपके पास क्योंकि जानकारी रहती है ओबीसी साहब के कार्यक्रम की, मुझे ये बताएंगे कि जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो ओबीसी साहब जाकर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं। उदयपुर जाने का कोई अभी तक प्रोग्राम बना है क्या उनका, कन्हैया लाल के परिवार से मिलने का? आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा उनका करीबी कोई हो ही नहीं सकता। जी जी, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं जी। बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, ओवैसी साहब से पूछिए। ठीक है, कि कब बनेगा जाने के लिए। सुरेश शर्मा जी, अंतिम में बस 1 मिनट मेरे पास है। सर मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश की सियासत में अब कुल मिलाकर के माने कि उत्तर प्रदेश की तरह भगवा और हरे रंग के बीच में सियासी मुकाबला होगा, क्या मजहबी आधार पर सियासत की नींव मध्य प्रदेश में जो पड़ रही थी धीरे धीरे अब वो जमीन पर दिखनी शुरू होगी और अब नींव के ऊपर का काम दिखेगा हमें? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भगवा और हरे में कोई विभाजन जैसी चीज मध्य प्रदेश की राजनीति में आएगी जी। मध्य प्रदेश ने 15 साल में काफी डेवलपमेंट किया है। पहले की सरकारों ने भी विकास किया था, इसलिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जनता के बीच में जो सुविधाएं गई हैं उन सब के बारे में ध्यान देकर के काम होने वाले हैं। धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं होती। अभिलाष जी, आप जानते हैं अच्छे से कि मध्य प्रदेश में तीसरी राजनीतिक पार्टी की उमा जी के समय भी संभावना नहीं हुई तो ओवैसी साहब तो मध्य प्रदेश के ऐसे नेता नहीं है जिनका यहाँ जनाधार हो, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा बड़ा चेहरा खड़ा किया है। लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर आपकी अनुमति से करना चाहूंगा। यदि फरहान साहब कहते हैं कि देश का मुस्लिम समाज शोषित और वंचित है, तो मैं वारी जाऊं ऐसे शब्दों पर। जो तलवार लेकर गर्दन काट देते हैं वो शोषित हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगा ये सुनकर के कि यदि यही शोषित है तो फिर जो है सूरमा कौन होंगे? जी बिल्कुल, अब अजीब सी बात है ये। बड़ा दुखद है कि जिस तरीके से एक जो है कन्हैया नाम के व्यक्ति की गर्दन काट दी जाती है और ये नहीं उसके बारे में केवल निंदा ठीक है। उससे ज्यादा दुखद अविनाश जी, उससे ज्यादा दुखद ये है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो निंदा करके पीछा छुड़ा रहा है। बिल्कुल, उसको सत्ता में बने रहने का कैसे अधिकार हो सकता है जो केवल निंदा कर रहा हो? ठीक सर, वक्त खत्म हो गया। ठीक है सर, माफी के साथ सर, वक्त खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री और देश में जिस तरह से मजहबी खतरे की घंटी बज रही है, इसके बीच में मध्य प्रदेश की सियासी ताल आने वाले चुनावों में क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश का मिजाज रहा नहीं कि तीसरी पार्टी और खासतौर से मजहब आधार पर यहां पर सियासत होती हो, लेकिन देश की फिजा जिस तरह से बदल रही है कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी, योगेश यादव जी, सुरेश शर्मा जी, मोहम्मद फरहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया और तमाम दर्शकों को नमस्कार।